सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ये टर्म दो अलग-अलग शब्दों से बना हुआ है। पहला है सेंट्रली एक्टिंग एंड दूसरा शब्द है मसल रिलैक्सेंट। यहाँ पर मसल रिलैक्सेंट का मतलब होता है मसल का रिलैक्स हो जाना और सेंट्रली एक्टिंग का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं। सो ये पूरे के पूरे टर्म का मतलब होता है ऐसे ड्रग्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं और उस एक्शन के वजह से जब हमारे बॉडी का मसल रिलैक्स हो जाता है, ऐसे ही ड्रग्स को हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स बोलते हैं। इसके बाद हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन्स विच आर यूज्ड टू रिलैक्स द स्केलेटल मसल बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं और उस एक्शन के वजह से हमारा स्केलेटल मसल जब रिलैक्स हो जाता है, ऐसे ही ड्रग्स को हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स बोलते हैं। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हमारे बॉडी के अंदर मसल स्पाज्म को ठीक करने का काम करते हैं और मसल के अंदर जो पेन होता है उसको भी ठीक करने का काम करते हैं। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। होप आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स 5 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। पहला है बेंजोडाइजेपिन्स, दूसरा है गाबा डेरिवेटिव्स, इसके बाद है अल्फा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट, फोर्थ है मेफेनिसिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स और लास्ट है मिसलिनियस ड्रग्स। अगर हम बात करें बेंजोडाइजेपिन्स की तो इसका एग्जांपल है डाइजेपाम। अगर हम बात करें गाबा डेरिवेटिव्स की तो इसका एग्जांपल है बैक्लोफेन। अल्फा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट का एग्जांपल है टिजानिडिन। मेफेनिसिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है मेफेनिसिन, क्लोरजोक्साजोन, मेटाक्सालोन एंड मिथोकार्बामोल। इसके बाद है मिसलिनियस ड्रग, इसका एग्जांपल है साइक्लोबेंजाप्रिन। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सा एक्शन किस तरीके से दिखाते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लक्स पाथवेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पाज्म। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स इनहिबिट दिस पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लक्स पाथवे लीडिंग टू मसल रिलैक्सेशन। हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लक्स पाथवे होता है और ये पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लक्स पाथवे हमारे बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल स्पाज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इसी पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लक्स पाथवे को जाके इनहिबिट कर देते हैं एंड इनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर मसल रिलैक्स होना चालू हो जाता है। सो ये तो था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है मसल रिलैक्सेशन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एक्ट ऑन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू रिड्यूस इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस लीडिंग टू मसल रिलैक्सेशन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर मसल पूरी तरह से रिलैक्स होना चालू हो जाता है। इसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स आल्सो कॉजेस सीएनएस डिप्रेशन which may result in drowsiness, dizziness and mild euphoria। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करता है और इसी के वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमें ड्राउजीनेस, डिजीनेस एंड माइल्ड यूफोरिया दिखाई दे सकता है। इसके बाद है पेन रिलीफ एक्शन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स reduces the pain which arises from muscle spasm, hence they can also act as mild analgesic। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स हमारे बॉडी के अंदर पेन को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं। हमारे बॉडी के अंदर मसल स्पाज्म के वजह से, मसल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, मसल के टाइट होने के वजह से जो पेन होता है, जो दर्द होता है, उसको भी कम करने का काम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट करते हैं और इसी के वजह से ये ड्रग्स माइल्ड एनाल्जेसिक एक्शन भी शो करते हैं। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा।
इसके बाद हम डोज ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड इसको डॉक्टर कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है मेफेनिसिन। मेफेनिसिन का नॉर्मल डोज होता है 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम और इसको ओरल रूट के जरिए दिन में 3 बार डेली लिया जाता है। इसके बाद है मेथोकार्बामोल। इसका नॉर्मल डोज होता है 1500 मिलीग्राम और इसको भी ओरल रूट के जरिए दिन में 3 से 4 बार लिया जाता है। नेक्स्ट है डाइजेपाम। डाइजेपाम का नॉर्मल डोज 2 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम होता है और इसको भी दिन में ओरल रूट के जरिए 2 से 4 बार डेली लिया जाता है। इसके बाद है बैक्लोफेन। बैक्लोफेन का नॉर्मल डोज होता है 20 मिलीग्राम और इसको भी दिन में ओरल रूट के जरिए डेली 3 बार लिया जाता है। लास्ट है टिजैनिडीन। इसका नॉर्मल डोज होता है 2 मिलीग्राम से लेकर 8 मिलीग्राम और इसको भी ओरल रूट के जरिए डेली दिन में 3 बार लिया जाता है। सो ये तो था डोज ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के यूजेस क्या क्या है एंड इनको कौन से डिजीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। डाइजेपाम, बैक्लोफेन एंड अदर ड्रग्स आर यूज्ड एज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। जैसे कि अब भी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि डाइजेपाम, बैक्लोफेन और इसके साथ कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की तरह किया जाता है। मेफेनिसिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्टिक सीजर। मेफेनिसिन का इस्तेमाल इपिलेप्टिक सीजर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। मेथोकार्बामोल इज यूज्ड टू ट्रीट मसल स्पाज्म। मेथोकार्बामोल का यूज मसल स्पाज्म को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। मेथोकार्बामोल इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट मसल पेन। मसल पेन को ठीक करने के लिए मेथोकार्बामोल का इस्तेमाल किया जाता है। मेथोकार्बामोल इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टिटनस। टिटनस को ठीक करने के लिए भी मेथोकार्बामोल का इस्तेमाल किया जाता है। दीज ड्रग्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कन्वर्जन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का यूज कन्वर्जन के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशन या फिर यूजेस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं जिस दौरान सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। सबसे पहला है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टुवर्ड्स ड्रग। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट से, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर लिवर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिजीज है या फिर किसी पेशेंट का लिवर डैमेज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सीवियर किडनी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज है या फिर अगर किसी पेशेंट का किडनी डैमेज हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इसके बाद है सीवियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन। अगर किसी पेशेंट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन वाला डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इसके बाद है प्रेगनेंसी। अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो ऐसे कंडीशन में भी कभी भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है अपने बच्चों को, तो ऐसे कंडीशन में भी सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।